वेलकम स्टूडेंट, मैं नीरज शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कल अपन ने स्टार्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे अपन, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामान्य जानकारी थी अपन ने बात की थी, कल डिस्कस किया था हमने उसके बारे में, ठीक है। और हमने उसके बारे में उसकी स्टार्टिंग, उसकी खोज के बारे में बात की थी, किसने उसकी खोज की थी, उसका नाम, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा था, ये सारी बातें हमने कल की थी। आज हम आगे बढ़ते हुए, कल अपना थोड़ा सा टॉपिक जो था वो रह गया था, विशेषताओं पर हम बात कर रहे थे। हम विशेषताओं में आगे बढ़ाते हुए आगे के अपना टॉपिक स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो विशेषताएं में अपन जो हमने कल बात की थी, उसमें सबसे पहले जो हमने बात की थी वो ये थी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसके ये आद्य ऐतिहासिक काल की घटना थी। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि इसको लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। आज हम आगे इसको बढ़ाते हुए यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में, यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में, यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में, और यहाँ पर लिपि कौन सी थी, यहाँ के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, उनके बारे में थोड़ी सी अपन बात करेंगे। यहाँ की नगरीय व्यवस्था में जो इसकी विशेषता है उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके सामाजिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो अभी सामाजिक जीवन में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इनका जो समाज था, अपन ने कल बात की थी कि साहब इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज का पता कैसे चलता है? तो मात्र सत्तात्मक समाज का पता, जो इनकी मुद्राएं थी उनमें से वहाँ पर मात्र देवी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनके आधार पर हम इसको, इनके समाज को यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज कहा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें सामाजिक जीवन की, तो यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहार भी करते थे वो, और वो मांसाहार भी किया करते थे। बात आगे आती है इसमें, इसी में अगर बात करें तो ये लोग जो थे वो ऊनी व सूती कपड़े पहना करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग ऊनी व सूती वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। यहाँ पर जो इनका समाधान होता था, ध्यान रखना, सामाजिक जीवन में जो इनका समाधान होता था वो 3 प्रकार से होता था। इनका समाधान पहला था पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान। दूसरा होता था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान। और तीसरा होता था दाह समाधान या दाह संस्कार। तो ये यहाँ पर 3 प्रकार के समाधान हुआ करते थे, और इनके सब को जो उत्तर से और दक्षिण की तरफ इनको सबको उनका समाधान किया जाता था, ठीक है। तो इसमें देखो इनकी तीनों के प्रकार के जो समाधान है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पुटअप हो सकता है कि तीनों प्रकार का समाधान कहाँ से मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि तीनों प्रकार के समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये बात मैंने पहले बहुत बार डिस्कस की थी आपके सामने कि तीनों प्रकार के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप कमेंट करके ज़रा मुझे बताओ कि तीनों प्रकार के समाधान किस स्थल से, हालांकि अपन आगे जब बात करेंगे तो अपने स्थलों के बारे में बात करेंगे, वहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, तो वो आगे अपना टॉपिक आएगा, मैं उसमें बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तीनों प्रकार के जो समाधान थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। जरा कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको उसके बारे में आगे बताता हूँ कि क्या क्या होते हैं। बताओ जरा जल्दी से। कालीबंगा, अजीता कुमारी, वेरी गुड। त्रिलोक भारद्वाज, राम राम, राम राम भाई। मुस्कान, कालीबंगा। शबनम, शाबाश, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग दिवांशु, कालीबंगा, कालीबंगा। अशोक कुमार प्रजापत, कालीबंगा, वेरी गुड, शाबाश, सभी का सही है। कालीबंगा से ही इसका ये प्राप्त हुआ था, तीनों प्रकार के समाधान। अभी इनका मतलब क्या होता है इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूर्ण समाधान का मतलब क्या होता है? पूर्ण समाधान का मतलब होता है कि पूरे शरीर को या जो भी उसका जो डेड बॉडी है उसको दफना दिया जाता था, वो होता है पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान का मतलब होता है कि जो उसके जो मृत शरीर था उसको पशु पक्षियों के लिए पटक दिया जाता था, उसके बाद जो बचता था उसको वो उसका समाधान करते थे, वो होता है आंशिक समाधान। और दाह समाधान आपको पता ही है, सबको चलाया गया था। दाह समाधान के संस्कार जो अवशेष मिले हैं वो अपन को मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इसमें आंशिक समाधान के जो मिले हैं वो मिले हैं हड़प्पा से।
तो ये 3 प्रकार के समाधान थे और तीनों प्रकार के जो समाधान मिले हैं वो मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। ध्यान रखना, एक और समाधान यहाँ पर प्राप्त हुआ है, वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, प्रतीकात्मक समाधान। प्रतीकात्मक समाधान के 20 साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि वहाँ पर जो मनुष्य की कोई हड्डियों को वहाँ पर नहीं मिली थी, वहाँ पर पशु पक्षियों की हड्डी मिली थी। इस कारण ये प्रतीकात्मक समाधान भी था प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ था कालीबंगा से। ठीक है भाई, तो समझ में आ गई होगी। 3 प्रकार के समाधान हैं, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह समाधान। क्लियर बात। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हैं इसके सामाजिक जीवन से आगे बढ़ते हैं आर्थिक जीवन पर। और इसके जो आर्थिक जो अपना जीवन था इनका, मैंने आपको कल बताया था कि इनका जो मुख्य व्यवसाय था आर्थिक स्थिति। तो अपन ने कल बात की थी कि साहब इनका जो मुख्य व्यवसाय थे वो क्या थे? इनके कृषि व व्यापार। कृषि व व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था और इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित माने जाती है। खेती में कौन कौन सी फसलों को बोया करते थे? तो मुख्य जो फसल थी इनकी वो थे गेहूं और जौ। इनकी जो मुख्य खाद्यान्न फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। ठीक है, उसके बाद में वो मटर की खेती भी किया करते थे, खजूर की खेती भी किया करते थे और राई के बारे में ये जाने जाते थे। ठीक है, तो ये मुख्य खाद्यान्न जो फसल थी वो कौन सी थी? गेहूं और जौ को वो माना गया है। क्लियर बात। इसके बाद अगर बात करें, अपन व्यापार की कल बात कर रहे थे, तो व्यापार में मैंने कल बात की थी आपसे कि व्यापार जो था इनका वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय का मतलब आपको पता होगा कि वस्तुओं का आदान प्रदान करके ये व्यापार किया करते थे। तो इनका व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था और इनका व्यापार स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इनका होता था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कई सारे अवशेष ऐसे मिले हैं, जैसे अगर बात करें लोथल से, वहाँ से मिली है फारस की मुद्रा, और जैसे कालीबंगा से मिली है मेसोपोटामिया की मुद्रा। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनका जो व्यापार था वो अंतर्राष्ट्रीय भी हुआ करता था। अब देखो, अपन ने बात की स्थानीय व्यापार तो वस्तु विनिमय पर आधारित था। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो कोई न कोई मुद्रा चाहिए। तो ध्यान रखना, मुद्रा यहाँ पर कैसी होती थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं मिली हैं वो ज़्यादातर मिली हैं वर्गाकार, ज़्यादातर यानी कि अधिकतर तो वर्गाकार मिली हैं, लेकिन कई मुद्रा यहाँ पर आयताकार भी प्राप्त हुई हैं। वर्गाकार जो मुद्रा प्राप्त हुई हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मुद्राओं का प्राप्ति स्थल कहाँ पर है? तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं मेरे को कि सर्वाधिक मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? कमेंट आ रहे हैं, सर्वाधिक मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो, संजू शर्मा, शाबाश। मुस्कान, मोहनजोदड़ो, वेरी गुड। तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था कि सर्वाधिक मुद्राओं का प्राप्ति स्थल। अभी मैं आपको आगे बात कर रहा हूँ कि जो वर्गाकार मुद्राएं थी, इन वर्गाकार मुद्राओं पर या सभी मुद्राओं पर एक पशु का सर्वाधिक चित्रांकन प्राप्त हुआ है, और वो था एक श्रृंगी पशु जो था उसका सर्वाधिक चित्रांकन प्राप्त हुआ है। और मुद्राओं पर उसका चित्रांकन प्राप्त होने के कारण ऐसा उसको राजकीय पशु माना जा सकता है। क्लियर बात। एक कुबड़ वाला सांड भी था यहाँ पर, उसके भी चित्र प्राप्त हुए हैं, कुबड़ वाला सांड। एक मुद्रा और यहाँ पर मिली है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी फर्स्ट ग्रेड पीछे पूछा भी गया था अपने जो एग्जाम हुए थे उसमें। एक वहाँ पर पशुपति शिव की भी एक मुद्रा पर पशुपति शिव का भी चित्रांकन प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव या उसको आद्य शिव भी कहा जाता है। जॉन मार्शल जो क्या बोला है, आद्य शिव। तो आद्य शिव या पशुपति शिव का एक मुद्रा पर चित्रांकन मिला है। और यहाँ से जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है कि इस पशुपति शिव की जिस मुद्रा पर पशुपति शिव का चित्रांकन मिला है, उस मुद्रा पर कौन कौन से जानवरों के चित्र अंकित थे? मुझे इसका आंसर दो जल्दी से। उस पर कितने और कौन कौन से पशुओं के चित्र अंकित थे? जो पशुपति का जो चित्र मिला है जिस मुद्रा पर, उस पर कौन कौन से पशुओं का चित्र था? जल्दी से मुझे बताओ। बैल, अच्छा। और मैंने अभी क्वेश्चन मैंने 2 बार बोला है कि पशुपति शिव की जो मूर्ति मिली है और जो चित्र की जो मुद्राएं मिली है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। कई के कमेंट आ रहे हैं 4। मोर, भाई मोर, मोर कहाँ से आ गया रे? निकिता मोर। बेटा मोर जो है ना, मोर के बारे में आपको बता दूं,
यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि जो अपने सुमेरियन सभ्यता के जो अवशेष मिले, जो वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं, उसमें एक क्वेश्चन था कि मेलुहा किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध था? मेलुहा किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध था? मेलुहा किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखना वो था होजा पक्षी। कौन सा पक्षी था वो? होजा पक्षी। और ध्यान रखना होजा पक्षी को क्या बोलते हैं? मोर कहा जाता है। क्लियर बात? तो ये आंसर यहाँ पर आ गया। अपनी बात चल रही थी पशुपति शिव वाली मुद्राओं पर। तो ध्यान रखना पशुपति शिव की जो मुद्रा वाली, जो चित्र वाली मुद्रा मिली है, उस पर ये अगर तो मैं आपको थोड़ी सी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना रहा हूँ। अगर मान लो ये मुद्रा है और इस मुद्रा के जो बायां पार्ट है, इस मुद्रा का जो ये बायां भाग है, इसमें ध्यान रखना एक तो मिला है यहाँ पर सांड और एक मिला है गेंडा। क्या मिला है? सांड और गेंडा। और इसका जो दाहिना भाग है यहाँ पर मिला है हाथी या शेर, या इसको बोलते हैं सिंह, या इसको बोलते हैं व्याघ्र। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंह भी हो सकता है और व्याघ्र भी हो सकता है। मैं थोड़े से फ़ॉन्ट मोटे लिख रहा हूँ, व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र या सिंह का। तो ये दाएं भाग में हाथी या सिंह मिला है और बाएं भाग में सांड व गेंडा मिला है। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर ध्यान रखना 2 हिरण की क्या मिली है? चित्र प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था कि पशुपति शिव चित्र वाली मुद्रा पर किस जानवर का या कौन कौन से जानवर का चित्र मिला है? तो उसमें ये 4 ऑप्शन थे, सांड, गेंडा, हाथी और सिंह। ठीक है भाई, तो 2 और 2 4 और 2 हिरण है, यानी कि 5 टोटल क्या हो गए यहाँ पर पशुओं के चित्र यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, सांड, गेंडा, हाथी, सिंह और हिरण। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। और क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या तो इनमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन कौन से थे। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है भाई, अपनी बात चल रही थी अभी मुद्राओं पर। तो अपन ने बात की थी कि साहब इनकी ज़्यादातर मुद्रा कौन सी थी? वर्गाकार। और इस वर्गाकार मुद्राओं पर अपन ने बात की एक श्रृंगी पशु का चित्रांकन मिला है, कुबड़ वाला बैल का भी चित्रांकन मिला है। अब कुछ जो थी इसमें मुद्राएं थी अधिकतर जो सेलखड़ी, एक मिट्टी होती है सेलखड़ी मिट्टी, वो उसका लेप उस पर लगाया गया है। इन मुद्राओं को कहा जाता है अभिलेखीय मुद्रा। और ये सर्वाधिक जो अभिलेखीय मुद्रा हैं वो कहाँ से मिले? अपने 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। एक क्वेश्चन मैंने भी पूछा था कि सर्वाधिक मुद्राओं का प्राप्ति स्थल कौन सा है? आपका आंसर था मोहनजोदड़ो। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सर्वाधिक अभिलेखीय युक्त मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जरा जवाब दो जल्दी से। सर्वाधिक अभिलेखीय युक्त मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, चिंता मत करो, आप कमेंट दो। हड़प्पा, आशी हड़प्पा, पूजा शाबाश हड़प्पा, सभी का हड़प्पा आ रहा है, इसका मतलब तुम पढ़ते हो। वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान रखना हड़प्पा से ध्यान रखना सर्वाधिक अभिलेखीय युक्त मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। शाबाश, 2 क्वेश्चन अपने बन गए। पहला क्वेश्चन सर्वाधिक मुद्राओं का प्राप्ति स्थल मोहनजोदड़ो और सर्वाधिक अभिलेखीय युक्त मुद्राओं का प्राप्ति स्थल कौन सा हो गया? हड़प्पा हो गया। शाबाश, ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर ही अपन मुद्राओं के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद अपन बात करते हैं लिपि की, क्योंकि मैंने अभी कहा था आपसे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक कालखंड की घटना थी। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसे लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसका मतलब ये लोग लिपि से परिचित थे। तो यहाँ पर लिपि कौन सी थी? तो ध्यान रखना यहाँ की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि इनकी कही जाती है और इसे ही कहा जाता है बुस्टोफेदन, या इसको कहा जाता है बोस्टोफेदन। बुस्टोफेदन या बोस्टोफेदन इसे कहा जाता है। और इसे ही मैंने आपको कहा था कि इसको गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। तो ये लिपि थी इनकी। ठीक है, अब भावचित्रात्मक लिपि को पढ़ने का प्रयास किसी ना किसी तो किया होगा। तो ध्यान रखना इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास जो किया था वो किया था वेडेन ने। किसने किया था? वेडेन ने। लेकिन ये इसको सफल नहीं हुए थे पढ़ने में। क्लियर बात? अब इस जो लिपि थी यहाँ से इसकी कुछ विशेषता है, उनके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस लिपि में ध्यान रखना कुल जो चिन्ह थे वो कितने थे? 64 चिन्ह थे। कितने थे? 64 चिन्ह थे। और इसमें लगभग 250 से लेकर 400 तक इसमें चित्राक्षर पाए गए हैं। क्या है भाई? चित्राक्षर कितने हैं? 250 से लेकर 400 तक। और कुल चिन्ह कितने हैं? 64, 64।
अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक चिन्ह किसका मिला है, सर्वाधिक जो चिन्ह है वो किसके आकार के हैं। तो अंग्रेजी जो अपनी वर्णमाला है उसके यू आकार का सर्वाधिक यहाँ पर चिन्ह प्राप्त हुए हैं। क्लियर बात, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर जो अपना कैरेक्टर है उसका सर्वाधिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, और सर्वाधिक जो चित्राक्षर है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं किसके, मछली के। किसके प्राप्त हुए हैं, मछली के प्राप्त हुए हैं। क्लियर बात, सर्वाधिक चित्राक्षर मछली के, और सर्वाधिक चिन्ह जो यहाँ पर आया है वो किसका है, यू आकार की आकृति के सर्वाधिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। क्लियर बात, समझ में आ गई। इनको चाहे से आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चिन्ह है 64 चिन्ह उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, यू आकार का, और जो 250 से 400 चित्राक्षर है उसमें सर्वाधिक किसके हैं, मछली के चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रही है सभी को, सभी को समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही तो यस लिख दो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े आप। ओके, आगे की बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं कि समाज में कितने वर्ग थे लगभग, और समाज कितने स्तरों में बटा हुआ था। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज के स्तर थे वो 2 या 3 थे, लेकिन अधिकांश जगह ये 2 स्तरों में बटा हुआ था। ये ऐसे स्तर थे, इसमें ध्यान रखना, एक पश्चिमी टीला, इसे कहते हैं पश्चिमी टीला, इसे क्या बोलते हैं अपन, पश्चिमी टीला, और एक था इधर पूर्वी टीला। ये क्या था, पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला सर्वाधिक प्राप्त हुआ सर्वाधिक स्थलों में। मैं आपको बताऊंगा 3 कहाँ से प्राप्त हुआ, लेकिन पहले अपन इन 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो ध्यान रखना, पश्चिमी टीले को कहा जाता था दुर्ग टीला। क्या बोलते थे इसको, दुर्ग टीला कहा जाता था, और इसे कहा जाता था नगर टीला। इसे क्या बोलते थे, नगर टीला कहा जाता था। और ये दुर्ग टीला जो था वो एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था। ठीक है भाई, दुर्ग टीले की रक्षा करना चारों ओर से घिरा होता था। ठीक है, इसे बोलते थे दुर्ग टीला। और दुर्ग टीला में जो रहा करते थे उस समय, वो ज़्यादातर रहते थे पुरोहित। कौन रहते थे, पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारी। कौन रहते थे, पुरोहित व प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर निवास करते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो अगर बात करूँ प्रशासनिक व्यवस्था की, तो यहाँ पर कोई राजतंत्र वगैरह कुछ नहीं था। ऐसा कोई यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जिसे ये कहा जा सकता है कि साहब यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि पुरोहितवाद हो, तो पुरोहित जो सबसे बड़ा आदमी, जो उसको दीवान भी बोल सकते हैं अपन, जो सभी लोगों का नेता हो, वो यहाँ पर पुरोहित वर्ड से अपन संबोधित कर सकते हैं। तो पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारी कहाँ रहते थे, इस दुर्ग टीला में। और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो श्रमिक लोग यहाँ पर रहा निवास किया करते थे। क्लियर बात। तो ये मोस्टली 2 टीले थे, अधिकतर जो स्थान थे वहाँ पर, इसे दुर्ग टीला बोलते थे, उसे नगर टीला कहा जाता था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही मस्ट, और क्वेश्चन ये था कि साहब ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर रक्षा प्राचीर प्राप्त नहीं हुई है। कौन बताएगा, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर रक्षा प्राचीर प्राप्त नहीं हुई है। किसी को आंसर पता है तो बताओ। और एक और क्वेश्चन है, धोलावीरा। अच्छा जी, अभी कमेंट आ रहे हैं धोलावीरा, चलो बताऊंगा अभी मैं कहाँ से हुई है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दुर्ग टीला तो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था। एक स्थल है कालीबंगा। तो ये कालीबंगा जो था, तो ध्यान रखना, कालीबंगा स्थल पर जो वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें नगर टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, दुर्ग टीला तो था ही, नगर टीला भी था, उसको भी रक्षा प्राचीर से ढका हुआ घिरा हुआ रखा गया था। एक और स्थल था जिसमें नाम बताते हैं पर लोथल व सुरकोटड़ा। कौन सा था, लोथल और सुरकोटड़ा। तो इस लोथल व सुरकोटड़ा से ध्यान रखना, ये जो था नगर टीला और दुर्ग टीला, ये एक ही रक्षा प्राचीर से ढके हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही रक्षा प्राचीर थी, अलग अलग रक्षा प्राचीर नहीं थी। तो एक ही रक्षा प्राचीर से कहाँ है, लोथल व सुरकोटड़ा और नगर दुर्ग टीला के साथ साथ नगर टीला जो था वो ढका हुआ था कहाँ पर, कालीबंगा से। क्लियर बात। एक और स्थल है पाकिस्तान में चनहुदड़ो, और चनहुदड़ो से ध्यान रखना यहाँ पर रक्षा प्राचीर प्राप्त नहीं हुई है। आगे बात समझ में, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है। इनके जो समाज था, इनके जो समाज के स्तर थे वह 2 या 3 स्तरों में बटे हुए थे। मैंने अभी आपको 2 बताए हैं। क्लियर बात। अब इनके वर्ग कितने थे भाई,
तो वर्ग भी यहाँ पर ध्यान रखना 4 वर्ग में बटा हुआ था इनका समाज। तो सबसे पहले होता था पुरोहित वर्ग होता था। उसके बाद में अपन ने बात किया था अधिकारी वर्ग होता था, और अधिकारी वर्ग के बाद एक होता था अपने बात की थी अपने व्यापारी वर्ग होता था, क्योंकि इनका व्यवसाय व्यापार था, और एक होता था श्रमिक वर्ग। तो ये मुख्यतः 4 वर्गों में बटे हुए थे, जो मैं आपको बता दिया। पुरोहित वर्ग, अधिकारी वर्ग यहाँ रहते थे, बाकी यहाँ रहते थे। अब एक स्थान ऐसा है जहाँ पर समाज के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं, और वो बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है। कितनी बार एग्जामों में, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर समाज के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। जल्दी से बताओ मेरे को, समाज के 3 स्तर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? समाज के 3 स्तर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रिया, वेरी गुड। धोलावीरा, ठीक है, अधिकांश सभी का सही है। ध्यान रखना, धोलावीरा से ही समाज के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। अब समाज के 3 स्तर का मतलब क्या है? अपन ने इन दोनों की बात की थी अभी। यहाँ पर एक टीला और मिल गया, मिडिल टीला, जिसे अपन मिडिल क्लास फैमिली भी कहा जा सकता है। क्लियर बात? तो ये आपको बात स्पष्ट हो गई होगी कि साहब इनका जो उनके समाज थे, समाज के जो वर्ग थे वो 4 थे। मैंने बताया था अभी, पुरोहित वर्ग, अधिकारी वर्ग, व्यापार वर्ग और श्रमिक वर्ग, और समाज के 2 या 3 स्तरों में ये बटे हुए थे। 2 स्तर थे। इसको पश्चिमी टीला को बोलते थे दुर्ग टीला, और पूर्व टीला को बोलते थे नगर टीला। क्लियर बात? और जो बीच में मिडिल क्लास फैमिली का जो टीला मिला है वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को? बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, और क्वेश्चन यही पूछ जाएंगे सीधे सीधे। क्लियर बात? तो ये लाइनों को याद रखना। आप आगे बढ़ो, समझ में आ गई सभी को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की। अब देखो, अब यहां पर एक बात और आती है कि सब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे, कहाँ से आए थे, और कितने प्रकार की जातियां यहाँ पर रहती थी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखना। तो देखो भाई, यहाँ पर जो था, ये मैंने आपको बताया था, ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के कौन थे? द्राविड़ थे। तो एक तो थे कौन यहाँ पर? द्रविड़। तो पहला तो कौन हो गया यहाँ पर? द्रविड़ लोग यहाँ पर रहे थे। एक अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड जाति के लोग भी यहाँ पर रहते थे। एक अगर बात करें तो अल्पाइन लोगों के भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और चौथा जो था वो है मंगोलियन, इनके भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, अल्पाइन और मंगोलियन, इन चारों जातियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस सभ्यता का जो विकसित किया था, इस सभ्यता को विकसित किसने किया था? द्रविड़ों ने विकसित किया था। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय प्रजाति की द्राविड़ों ने इसको सर्वाधिक विकसित किया था। बाकी ये 3 भी यहाँ पर निवास करते थे। तो द्रविड़, प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलियन, ये लोग भी यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकता है जल्दी से। ठीक है, समझ में आ रही होगी शायद। बेटा, ये भूमध्य सागर से आई थी द्रविड़ जाति, अपने यहाँ की नहीं थी, ध्यान रखना। ये विदेशी लोग थे। अभी इन पर सर्च चल रहा है। और अभी आपको पता होगा, हरियाणा के राखीगढ़ी से जो कंकाल मिले हैं उन पर सर्च चल रहा है। और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साहब ये कोई विदेशी नहीं थे, ये अपने इंडियन ही थे। लेकिन अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो भूमध्य सागर, आपको पता होगा भूमध्य सागर कहाँ है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि भूमध्य सागर कहाँ से था, वहाँ से ये लोग आए थे और सप्त सैन्य प्रदेश में आके उन्होंने निवास किया था। क्लियर बात? अच्छा, सांप नहीं दिख रहा यार, आपको सभी को पता है ना। मेरी मम्मी ने मेरे को, चलो मम्मी को दोष नहीं देता, लेकिन क्या है कि मैंने बचपन में सुलेख नहीं लिखा था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा सही लिखने की, साफ लिखने की। ठीक है, टेंशन मत करो, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, मोटे भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो अभी थोड़ा सा भी देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक आपको? चलो आगे बात करते हैं। तो देखो भाई, आगे की बात करते हैं। अब धार्मिक जीवन के बारे में अपन बात कर रहे थे कि सिर्फ धार्मिक जीवन में किस किस की पूजा किया करते थे। तो देखो भाई, धार्मिक जीवन में मैंने अभी सबसे पहले तो बात की थी कि साहब इनका समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। तो सिंपल सी बात है, किसकी पूजा करेंगे? मातृ देवी की ये लोग पूजा किया
करते थे। तो सर्वाधिक रूप से ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे। उसके बाद में ये प्रकृति की पूजा भी किया करते थे। प्रकृति की पूजा क्यों किया करते थे? क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि और व्यापार। उर्वरता की जो पृथ्वी माता है उसकी ये पूजा किया करते थे, क्योंकि अगर वहाँ पर उनकी प्रकृति भूमि अगर उपजाऊ रहेगी तो उनका व्यापार बढ़ेगा, उनकी कृषि बढ़ेगी। क्लियर बात? तो ये चीज़ें ये प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ पर ये लिंग की पूजा भी करते थे, यहाँ पर ये योनि की पूजा भी किया करते थे। तो माता देवी, प्रकृति, लिंग व योनि की ये पूजा किया करते थे। क्लियर बात? तो ये थी मुख्य विशेषताएं अपनी, इसमें अपन ने बात कर ली थी धार्मिक जीवन की, सामाजिक जीवन की। अब एक चीज़ और आती है, अगला जो अपना रहेगा, अब ये अपन ने बात कर ली थी कि साहब हमारा एक सामान्य जानकारी हो गई कि साहब ये कैसे इसको खोजा गया था, कहाँ से खोजा गया था, किसने खोजा था और क्या क्या हुआ था। ठीक है। और अब जो अपन कल बात करेंगे, कल जो अपन बात करने वाले हैं, जो इनके प्रमुख स्थल प्राप्त हुए थे, उन प्रमुख स्थलों के कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, कल का जो टॉपिक रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन वहीं से आते हैं भाई साहब। और ऐसे ऐसे साक्ष्य मैं आपको बताऊंगा जहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में और पूछे जा सकते हैं। आप सब आते हैं, सुबह 9 बजे से हमारी क्लास लगती है, आप 12-1 बजे तक यहाँ पर रहते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय निकाल के, कोई क्या करता है कोई क्या करता है, लेकिन आप लाइव क्लास में आते हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगभग 95 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं कह रहा हूँ कि आप और बच्चे लेके आए, सभी को आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सारे बच्चे आएंगे। अगर लॉकडाउन में बैठे हो भाई, कुछ तो मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी बहुत बेहतरीन चीज़ें आ रही हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओ। अभी अपने आपको पता है कोचिंग में कितने सारे बच्चे हैं और अभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप आओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल जरूर आना, क्योंकि कल का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।